अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंसानी तारीख की बदतरीन लड़ाई दूसरी जंग अजीम को करार दिया जाता है। ये वो जंग थी जिसमें करोड़ों इंसान लुक़्मे अजल बनी और इस जंग की तबाहियाँ और होलनाकियाँ इंसान और इंसानी तारीख आइंदा कई दहाइयों तक भुगतते रहे, बल्कि शायद आज तक ही भुगतते आए हैं। ये ऐसी खौफनाक लड़ाई थी जिसने दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया, और ये नक्शा मुहावरतन नहीं कहा जाता, बल्कि इस जंग ने वाक़यातन ऐसे कई ममालिक को जन्म दिया जिसका इस जंग से पहले कोई तस्वुर भी नहीं करता था। और इसने ऐसे कई ममालिक भी पनाह कर दिए, ऐसी कई रियासतें भी तबाह कर दी जो इससे पहले इंतहाई ताकतवर समझी जाती थी। लेकिन दूसरी जंग अजीम जिस ज़माने में हुई, ये वो ज़माना था जब इंसानी तारीख़ तरक्की के उस मेराज पर नहीं पहुंची थी जिस मेराज पर आज इंसानी तारीख़ या इंसानी माशरा पहुंचा हुआ है। वो ज़माना था जब अभी दुनिया ने सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का तजर्बा नहीं किया था। ये वो ज़माना था जब आज जितनी जदीद फ़िज़ाइया किसी मुल्क के पास नहीं थी, ना इतनी बेहतरीन या बदतरीन बहरी बेड़े और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद थी जो आज की दुनिया के पास है। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि दूसरी जंग अजीम अगर आज के हालात में लड़ी जाती तो क्या होता। या एक और सवाल भी कि अगर आज एक और आलमी जंग चढ़ जाए दूसरी जंग अजीम के तर्ज पर, तो इसकी हौलनाकियाँ क्या होगी, और क्या ऐसा मुमकिन है। इंसान ने दूसरी जंग अजीम के बाद ये तो समझा था कि अगर वो लड़ती झगड़ते रहेंगे तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, और इस मकसद के लिए उन्होंने अमन लीग और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे भी खड़े कर दिए। लेकिन आज उन्हीं इदारों की साख अपने दाव पर लगी हुई है, और इन इदारों के बावजूद इंसान आपस में बरसर व पेकार है, और तीसरी जंग अजीम एक मुमकिन जंग की तैयारियां अपनी उरूज पर हैं। इस जंग के कुछ खदोखाल वाज़ेह हुए हैं और कुछ अभी तय होना बाकी है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में या गुज़िश्ता चंद हफ्तों या महीनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है जिसको आप आसानी के साथ तीसरी जंग अजीम के एक एस्केलेशन लेडर के तौर पर समझ सकते हैं, या एस्केलेशन लेडर समझ लेते तो अच्छा होगा। क्योंकि इन हालात वाक़यात से जो गुज़िश्ता चंद महीनों में बाद वाक़यात हुए हैं, इनको अगर मिलाकर देखा जाए तो ये समझ में आता है कि दुनिया एक तीसरी जंग के दहाने पर है। इस जंग की कीमत क्या होगी, क्या ये जंग मुमकिन हो सकेगी, या इंसान आपस में गुफ्त शनीद के ज़रिए इस मसले को हल कर लेगा। आज की वीडियो में हम जायज़ा लेंगे एक मुमकिन आलमी जंग की और इनके हौलनाकियों की। बस लेकिन इससे पहले वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि ऐसी ही मालूमात से भरपूर वीडियोस और इंसाइटफुल एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वैसे तो इस मुमकिन आलमी जंग की जड़ी बहुत गहरी है और इसको एक वीडियो में बयान करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन जो रिसेंटली कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई है जिसने इस जंग के आसार कुछ ज़्यादा गहरे कर दिए हैं, वो कुछ यूँ है कि अमेरिका के बहरी बेड़े जिराल्ड पोर्ट ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कैरेबियन सी में एक मुल्क वेनेजुएला के सरहदों का मुहासरा कर रखा है, यानी उनको एक तरह से सीज कर लिया है और वेनेजुएला को बाकी दुनिया से एक तरह से कट ऑफ कर दिया है। यानी अब कोई साजो सामान या कोई चीज़ पानी के ज़रिए वेनेजुएला तक नहीं पहुंच सकती। यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से गुज़िश्ता एक हफ्ते से वेनेजुएला में एक कहत का सा समा है। लोग भूखों से मर रहे हैं और उन तक आलमी इमदाद नहीं पहुंच रही, और दूसरे अल्फाज में वहाँ एक बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल पैदा होती जा रही है, एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। अब यह सवाल ये भी पैदा होता है कि अमेरिका को वेनेजुएला का मुहासरा करने की ज़रूरत क्यों कर आन पड़ी, क्योंकि अमेरिका जहां अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक में अपनी फ़ौजें उतार चुका है, वो शाम में अपनी फ़ौजें उतार चुका है, अफ्रीका के ममालिक में उतार चुका है, इराक़ में उतार चुका है, तो वो अपने पड़ोस में वेनेजुएला के अंदर अपनी फ़ौजें क्यों नहीं उतार सकता कि ताकि एक ही बार में ये किस्सा तमाम हो जाए। याद रहे कि वेनेजुएला वो मुल्क है जिनके अपोजिशन लीडर मारियो कुरिना मचाडो को चंद महीने पहले आलमी अमन अवार्ड दिया गया था, और ये वही अवार्ड था जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि ये अवार्ड दरअसल वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने का या उनकी हुकूमत को घर भेजने का एक प्रोपेगेंडा टूल है। अगर आप चाहे तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लगा रहे हैं, आप उस लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया था कि अमेरिका अब वेनेजुएला पर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा। तो अमेरिका आज तक चढ़ाई क्यों नहीं कर सका,
تو اس کی چند وجوہات ہیں جو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ آج سے چند مہینے پہلے شام کے علاقے التنف میں ایک امریکی بحری اڈے پر اچانک کچھ میزائل داغے گئے، جس میں چند امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے اور ان کی تنصیبات کو بھی گہرا نقصان پہنچا۔ اس حملے کے چند گھنٹے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اب ہم کسی کو سپیئر نہیں ہونے دیں گے جو بھی اس حملے میں شامل رہا تھا، اور انہوں نے اس حملے کا ذمہ دار ایران کی پرائیویٹ ملیشیا اور روسی انٹیلیجنس ایجنسی کو قرار دیا تھا۔ اس کا پھر نتیجہ کچھ یوں آیا کہ امریکہ نے یوکرین کو کچھ ایسی میزائل فراہم کر دیے جنہوں نے روس کے اندر ماسکو اور دیگر علاقوں میں براہ راست اسٹرائک کی، اور اس میں روس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا دیا۔ اب تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ یہیں پر بیلنس ہو گیا، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا، اور یہ بیلنس نہیں ہوا بلکہ اس نے ایک اور تنازع کو جنم دیا جو آج کیریبین کے سمندروں میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور دنیا پر تیسری جنگ عظیم کے خوفناک سائے منڈلاتی جا رہے ہیں۔ جب امریکہ نے اپنی میزائل یوکرین کے حوالے کر دیا اور یوکرین نے اسے روس کے اندر تک کارروائی کر دی، تو پوٹن نے اسے براہ راست ایک کھلی جنگ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ویسے تو تب یہ لگ رہا تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا، اور پھر 1 سے 5 دسمبر کے درمیان وہ تاریخی واقعہ ہو گیا جس نے دنیا کو عالمی جنگ کے مفروضے سے نکال کر ایک حقیقت کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ 1 دسمبر سے 5 دسمبر کے درمیان روس نے انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنی خطرناک ایٹمی میزائل اور اپنا خطرناک ترین دفاعی نظام S-500 خاموشی سے لا کر وینزویلا کی سرزمین پر نصب کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب روسی میزائل واشنگٹن اور نیو یارک سے محض چند سو میل کی دوری پر تھے، اور یہ اب امریکہ کے لیے ایک وجودی خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ جب امریکہ کے سیٹلائٹس نے یہ امیجز جاری کر دیے تو واشنگٹن اور نیو یارک میں کھلبلی سی مچ گئی، اور یہی وجہ ہے کہ 15 دسمبر 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے فلفور امریکی نیوی کے جیرالڈ آر فورڈ بحری بیڑے کو وینزویلا کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا، اور اس طرح انہوں نے وینزویلا کو باقی دنیا سے مکمل طور پر کاٹ کر کے رکھ دیا۔ اب کچھ یوں ہو رہا ہے کیریبین کے سمندر میں کہ امریکہ نے وینزویلا کا محاصرہ کر رکھا ہے، لیکن وہ اس کے اندر اپنی فوجی بھیجنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میں انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے امریکہ نے کہ اگر کوئی بھی امدادی سامان یا کشتی وینزویلا کی طرف آئی تو ان کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک پیچیدہ صورتحال یہ جنم لے رہی ہے کہ اگر انہوں نے کسی روسی بحری جہاز کو کیریبین میں نشانہ بنانے کی کوشش کی یا ان کو نشانہ بنایا، پھر یہ ایک کڑپ نہیں رہے گی، یہ 2 عالمی طاقتوں کا ٹکراؤ ہوگا، 2 عالمی ایٹمی طاقتوں کا ٹکراؤ ہوگا، یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ بالکل وہی صورتحال اب بنتی جا رہی ہے جو 1962 کے کوبن میزل کرائسس کے درمیان بنی تھی، جب امریکہ اور روس کے درمیان، جو کہ تب سوویت یونین کہلاتا تھا، ان کے درمیان ایٹمی جنگ محض چند سیکنڈوں کا کھیل رہ گیا تھا۔ آج بھی بالکل وہی صورتحال ہے، بس فرق یہ ہے کہ تب کوبا کی زمین پر روسی میزائل ایٹمی ہتھیار لگے ہوئے تھے اور آج وینزویلا کے محاذ پر۔ تو کیا ایسے میں امریکہ کسی روسی جہاز کو نشانہ بنانے کا رسک لے سکتا ہے، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب دنیا کی معیشت ہر طرف سے ہچکولے کھا رہی ہے اور دنیاوی معیشت داؤ پر لگی ہوئی ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں التنب کے علاقے میں امریکی ایئر بیس پر ہونے والا حملہ وہ ٹریگر تھا جس نے عالمی جنگ کو ایک حقیقت بنا دیا ہے، اور اب دنیا کی معیشت پر اور انسانی سماج پر ایک ممکنہ جنگ کے خطرات منڈلاتی جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوگا؟ آج کا موجودہ امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ تب کے امریکی صدر جتنی حکمت و تدبر دکھا سکے گا یا نہیں؟ اور کیا پوٹن جو KGB کا سربراہ رہ چکا ہے، جن کو آج بھی اپنی ہی ملک کے سربراہ کو ان کے جنازے میں شرکت کرنے سے گریزا ہے کہ اس کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹا، تو کیا وہ اتنا تدبر سے دکھا سکے گا جو تب کے سوویت صدر نے دکھائی تھی؟
और क्या ये जंग टल सकेगी या नहीं, तो इस बारे में वसूख से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात अब ये किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि दुनिया एक ख़तरनाक तरीन जंग में कूद चुकी है या कूदने वाली है। इसमें एक और फरीक भी है, अमेरिका और रूस के अलावा भी, और वो भी इसी ताक में है, क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका को फंसाकर तो रूस का वाहिद मकसद यही है कि वो यूक्रेन के महाज पर अमेरिका को बैकफुट पर धकेल सके। लेकिन इसमें एक तीसरी ताकत और भी है, और वो इससे क्या हासिल करना क्या चाहता है या क्या चाह सकता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो कौन सी ताकत है और वो कौन सा मुल्क है? क्योंकि मैं आपको तो बताने वाला हूँ, लेकिन आपको बताने से पहले मैं आपके जहन का टेस्ट लेना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि आपके जहन में वो मुल्क आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका निशान या आपका जो फ्लूक था वो दुरुस्त था या गलत। इस सारे कशमकश और लड़ाई में जो सबसे अहम प्लेयर है, जो अहम खिलाड़ी है, वो चीन है। और उन्होंने यकमुश्त ये ऐलान कर दिया कि वो इस लड़ाई में रूस का साथ देगा। तो रूस का साथ देना उनकी एक तरह से मजबूरी भी है, और वो उसके ज़रिए अपने कुछ मफादात हासिल करना चाहता है, जिसमें सरफहरिस्त ताइवान भी है। अब आप सोचेंगे कि कैरेबियन का ताइवान के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो बहुत गहरा ताल्लुक़ है। चीन ये चाहता है कि रूस और अमेरिका अगर कैरेबियन में एक दूसरे के साथ उलझते रहेंगे और उनके दरमियान कशमकश जारी रहेगी, तो अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं वो अपनी तवज्जो एशिया पैसिफिक से हटा लेंगे, जहां चीन ताइवान को एनेक्स करने में या ज़ूम करने में की कोशिशों में लगा हुआ है। साथ में चीन की जो नज़रें है वो वेनेजुएला के मदनियात पर भी टिकी हुई है, क्योंकि वेनेजुएला बुनियादी तौर पर एक ऑयल रिच कंट्री है जिसके पास तेल के एक वाफिर ज़खायर मौजूद है। इसके साथ साथ चीन की ख्वाहिश ये भी है कि वो इस कशमकश के ज़रिए अमरीकी डॉलर को अपनी क्रिप्टो के ज़रिए और युआन के ज़रिए से दचका लगा सके, और अमेरिका की मईशत को इस हद तक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाए कि वो चीन के मुकाबले में अपना रहा सहादार भी खो बैठे, या उनकी युआन और क्रिप्टो के मुकाबले में अपनी डॉलर की वैल्यू ख़त्म करवा बैठे। तो कुल मिला के ये एक ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। अब दुनिया वाज़ेह तौर पर दो ब्लॉक्स में तकसीम होती नज़र आ रही है। एक तरफ अमेरिका और उनके मगरबी इत्तेहादी है जो दुनिया भर में जमहूरियत का और इंसानी हुकूक का डंडोरा लेकर पीटे जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब रूस, चीन और ईरान का एक एक इतिहाद बनता जा रहा है या बन चुका है, जिसने दुनिया को एक मल्टीपोलर दुनिया में तकसीम करके रख दिया है, या मल्टी या बाइपोलर दुनिया में तकसीम कर रखा है। तो अब देखना ये है कि कैरेबियन में जो तमाशा लगा हुआ है, वेनेजुएला के अंदर जो रूस के ख़तरनाक तरीन एटमी हथियार लगे हुए हैं, क्या वो उसको हटाकर यूक्रेन के बदले में कुछ डील हासिल करता है या नहीं। इसके मुहासिरा या ये झड़प एक आलमी जंग में तक तब्दील हो सकती है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल पहले भी 1962 में बनी थी, जब रूस ने, जो तब सोवियत यूनियन था, उन्होंने क्यूबा की सरजमीन पर अपनी एटमी हथियार नस्ब कर दिए थे, और जवाब में अमेरिका ने अपनी एटमी हथियार लाकर तुर्किया में नस्ब कर रखी थी, और ये दुनिया एक आलमी जंग के दहाने पर, एक एटमी आलमी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी थी। तो क्या एक बार फिर वही होगा, या फिर इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा और दुनिया एक तीसरी आलमी जंग में कूद पड़ेगी? ऐसे में आपका क्या ख्याल है कि अगर ये दोनों ब्लॉक्स आपस में उलझते हैं या लड़ पड़ते हैं, तो इसका नतीजा किसको ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, या आप समझते हैं कि पूरी दुनिया ही इसकी लपेट में आ जाएगी? अपना ख्याल कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। साथ में हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, और आपके साथ हम ऐसी ही मालूमात से भरपूर वीडियोस पेश करते रहे, और हमें भी थोड़ी सी हिम्मत और हौसला मिले। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड मस्ट सब्सक्राइब।